मैंने आपको एक ईमेल दी और मैंने आपसे कहा कि आप प्रेडिक्ट करिए कि ये स्पैम है या नहीं है। या फिर मैंने आपको एक न्यूज़ आर्टिकल दिया और मैंने कहा कि ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। ठीक है, तो अब हमें ये प्रेडिक्ट करना है। तो इन चीज़ों को, काफ़ी क्लासिक केसेस है मशीन लर्निंग के, इस चीज़ के लिए हमारी बनी है नाइव बेस। तो यहाँ पे पहले तो बता दूं, ये बेस टर्म जो है बेस थ्योरम से डिराइव हुई है और उसी का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और नाइव शब्द के बारे में भी जानेंगे वो कहाँ से आया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, आइडियाज़ क्या है और क्या प्रोसीजर है एल्गोरिदम का, वो सब डिस्कस करेंगे अभी। एक मैंने आपको डेटा सेट दिया इसका। आज इसका डेटा सेट कैसे दिखाई देगा? टेक्स्ट, कुछ ईमेल है, उसका टेक्स्ट रहेगा। दिखाता हूँ किस तरीके से। एक ईमेल दी, उसमें वर्ड्स रहेंगे, डिस्काउंट हुआ, ऑफर हुआ, ऐसे टाइप के कई सारे वर्ड्स रहेंगे। तो उन्हें मैंने नाम दे दिया वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, सो ऑन, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4। मोस्टली तो वर्ड्स कॉमन ही रहेंगे। वर्ड ऑब्वियस रीजन की वजह से कि इज, एम, आर, द, डिस्काउंट और ऑफर, ये सब चीज़ें हर स्पैम में कॉमन रहती हैं। ठीक है, वर्ड 6 ऐसे करके हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और ये हमारा प्रोडिक्शन है। ये क्या है? क्या स्पैम है 1 या नहीं है 0। पहला ईमेल स्पैम है, दूसरा नहीं है, तीसरा है। ऐसे ही मैंने फिर आपको एक नया शब्द दे दिया। मैंने आपसे कहा एक वर्ड है, सॉरी ईमेल है, वर्ड 1, वर्ड 7 और वर्ड 8 के साथ, एंड सो ऑन। आपको बताना है ये स्पैम है या नहीं है। तो इसके पीछे का आइडिया क्या है? हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी कि वो स्पैम है गिवन योर टेक्स्ट, जो भी ईमेल में आपके टेक्स्ट है, हम उससे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं उसके स्पैम होने की, और उसे मैंने नाम दे दिया P1। और स्पैम ना होने की भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली गिवन योर टेक्स्ट, कि आपका टेक्स्ट हमने दिया और उसके स्पैम ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P2। अब यहाँ पे अगर P1 हमारा ग्रेटर देन P2 आया तो ये स्पैम है, ऑब्वियस सी बात है। या और अगर P2 ग्रेटर देन P1 आता है तो वो नॉट स्पैम है। सिंपल सा आइडिया है बस। तो हमें करना क्या है, हमें ये P1 और P2 कैलकुलेट करने हैं और हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास नया टेक्स्ट आता है तो हम पास्ट के जितने भी लर्निंग्स है, जितना भी डेटा है, उसे यूज करके प्रेडिक्ट करेंगे कि वो स्पैम है या नहीं। अब वो कैसे करा जाए, कि जो P y इक्वल टू 1 है, गिवन की वो टेक्स्ट है, इस चीज़ को कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे हम लगाते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कैसे? क्या आएगा, P टेक्स्ट गिवन कि वो स्पैम है, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम्स, स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द वर्ड्स W1, W7 और W8 जितने भी इसमें है। ये हर एक में कांस्टेंट रहेगी, तो इसे मैंने नाम दे लिया K, कि चलिए इसे K लेके चल रहे हैं। ओके, वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास फाइंड करने के लिए क्या है, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम्स, टोटल स्पैम्स अपॉन टोटल डेटा पॉइंट्स। ये लिख लें कहीं पे, मैंने यहाँ थोड़ा रफ में कर दिया, लेकिन ये नोट कर लें कि ये टोटल स्पैम अपॉन टोटल डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, ये आ गया, ये कांस्टेंट है। तो अब क्वेश्चन रह गया कि ये कैसे निकले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये P टेक्स्ट है और गिवन कि वो स्पैम, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है।
तो इसे ऐसे लिख सकते हैं W1 W2 W3, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं, हमने तो यहाँ पे 7 और 8 लिए थे, तो वही लेके चलते हैं, y इक्वल टू 1। अब हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ा था, 15-20 लेक्चर का प्लेलिस्ट में मैंने कवर कर रखा है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल चीज़ है, अभी समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा। हम एक चीज़ यहाँ पे मान के चल रहे हैं, वो ये है कि वर्ड्स जो है आपसी में इंडिपेंडेंट है, कोई भी वर्ड आपसी पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे कि आई के बाद एम आएगा ही आएगा, कोई डिपेंडेंट नहीं है, सब वर्ड्स अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इंडिपेंडेंट है। तो जब आपकी ये चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं, तो जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, हम उसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, W1 y इक्वल टू 1 इंटू पी W2 y इक्वल टू W7 है यहाँ पे, y इक्वल टू 1 इंटू पी W8 और y इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। और ये चीज़ हम निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। ये कैसे निकल सकती है? इसको निकालने का तरीका है, एक काम करते हैं, डेटा सेट पे लेके जाता हूँ और वहाँ से समझाता हूँ। ये आए हम यहाँ पे डेटा सेट पे। अब मैंने कहा PW1 और y इक्वल टू 1 निकालना है, तो हम सारे W1 लेंगे जहाँ पे वो 1 है, y1 है, यानी कि स्पैम है, कि W1 आया है और टेक्स्ट जो है वो स्पैम भी है, डिवाइडेड बाय P वर्ड आया भी है और वो स्पैम भी है, डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर ऑफ जितने भी आपके स्पैम्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास PW1 गिवन वो स्पैम है आ गया। ऐसे ही आप PW8 और PW7 के लिए भी निकाल सकते हैं, और सो ऑन सब के लिए निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्या करेंगे, हम जितने भी WIs गिवन कि वो स्पैम है, ये निकाल के हम किसी डेटा सेट में स्टोर कर लेंगे, स्टोर इन अ डेटा सेट। ठीक है, ये हमने स्टोर कर लिए कि सारे जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं, उन सबके एक लाइक्लीहुड निकाल के उसे हमने डेटा सेट में स्टोर कर दिया। ये हमारे लाइक्लीहुड्स हैं, बस कुछ नहीं। अब ये सब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास पी टेक्स्ट गिवन की वो स्पैम में आ गया, पी वाई इक्वल टू 1 आ गए, और हमारे पास एक कांस्टेंट था। तो ऑब्वियसली बात है, अब हम P1 P2 यानी कि स्पैम की प्रोबेबिलिटी और स्पैम ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो अब इसे थोड़ा सा सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक इक्वेशन में लिख देता हूँ। P वो स्पैम है गिवन द टेक्स्ट इक्वल्स टू पाई, यानी कि मल्टीप्लाई i इक्वल 1 से लेके n तक, यानी जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, PWI y इक्वल टू 1 इंटू PY इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय k, यानी कि कांस्टेंट। ऐसे ही हम सेम चीज़ करेंगे इसके लिए कि वो स्पैम नहीं है, और बस यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, बाकी सब चीज़ें सेम है। और ख़त्म, हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई इन दोनों में से, जो ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है तो स्पैम है, 0 ग्रेटर है तो स्पैम नहीं है। इतना सही हमारे पास नाइफ बेस था। तो यहाँ नाइफ शब्द कहाँ से आया? नाइफ शब्द आया जब हमने ये कहा कि जो वर्ड्स हैं, जो आई और एम तो साथ साथ ही आते हैं, डिपेंडेंट है, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ मान के ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि आई और एम इंडिपेंडेंट है। तो इन वर्ड्स का इंडिपेंडेंट होना और उस चीज़ को मान के चलना ही हमारी नाइवनेस है। तो यहीं से नाइव बेस थ्योरम आई है हमारी। इसमें कुछ चीज़ों की दिक्कत और आती है, जैसे कि मान लीजिए ये W7 वाला है, PW7 गिवन की P वो स्पैम है, ये 0 आ गया, तो पूरा ही टेक्स्ट जो है वो 0 हो जाएगा, कि इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी 0 हो जाएगी, वो हम नहीं चाहते। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, और वहाँ से हमारा हाइपर पैरामीटर भी इंट्रोड्यूस होगा। और दूसरी एक चीज़ और आती है, एक अंडरफ्लो का कंसेप्ट आता है कि अगर प्रोबेबिलिटीज ये बहुत छोटी हो गई, ये वाली जो प्रोबेबिलिटीज हम निकाल रहे हैं ये बहुत छोटी हो गई,
मान लीजिए 100⁻⁻100। तो हमारा जो बाइनरी सेट है, हमारा जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, वो इतना छोटा स्टोर ही नहीं कर सकता बाइनरी डिजिट में, तो वो अंडरफ्लो का केस आ जाता है। तो इन 2-3 चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करेंगे और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। और तीसरा, हम इस चीज़ को कोड करके एक नाइफ के डेटा सेट पे हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो वो अगले लेक्चर्स में इस बारे में बात करी जाएगी। थैंक यू।